Hello everyone, welcome to lecture 5th of the innumerable lecture series that you will be getting on this YouTube channel. This lecture is on Preamble of Indian Constitution by Education. So before moving forward, first of all, we should know what is Constitution of India. Preamble को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले उस चीज़ को पढ़ना है जिसका Preamble पार्ट है. That is the Constitution of India. The Constitution of India is the supreme law of India. सुप्रीम लॉ का मतलब होता है ऐसा लॉ जो सबसे ऊंचे स्थान पर है, सर्वोच्च स्थान पर है. हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बोला जाता है भारतीय संविधान. सो संविधान आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा. सो इट इज नथिंग बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देर आर टू डेफिनेशन जो यहाँ पे दी गई हैं. इसमें से मैंने दोनों पढ़ूंगा और ये ऊपर वाली जो डेफिनेशन है इट इज़ फॉर स्टूडेंट्स इन हायर सेक्शंस एंड जो थर्ड नंबर पे दी गई है जो डेफिनेशन है वो लोअर सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए है. द डॉक्यूमेंट lays down the framework demarcating fundamental political code, structure, procedures, powers, and duties of government institutions and sets out fundamental rights, directive principles, and duties of the citizen. तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये हमें बताता है कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने चाहिए इलेक्शंस जैसे. फॉर एग्जांपल पावर्स, यूनियन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में कैसे पावर्स आप डिवाइड करेंगे, ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, और हमारे लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार है वो कौन कौन से हैं, और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस डॉक्यूमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है. द सेकेंड डेफिनेशन दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय विच अ कंट्री इज गवर्न. आप ये जो ऊपर वाली जो मैंने डेफिनेशन डिफाइन करी है ये आप सबको नहीं बता सकते. छोटे से छोटा बच्चा आपसे पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो यू कैन नॉट एक्सप्लेन हिम दैट, बट यू कैन टेल हिम कि ये ऐसी रूल बुक है जैसे आपके स्कूल्स में रूल होते हैं कि आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, समय पे जाना है, अपना होमवर्क पूरा करके जाना है. तो दीज आर स्मॉल स्मॉल रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो. ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे इंडिया का रूल बुक है और हमें इसमें जो रूल्स लिखे हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे. एंड इफ वी डोंट फॉलो दीज रूल इट विल टर्न इनटू अ केओस. So it was adopted by the Constituent Assembly of India on 26 November 1949 and became effective on 26 January 1950. हम सब जानते हैं हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, तो उसके पीछे कारण यही है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अडॉप्ट कर लिया गया था जो मेंबर्स थे उनके द्वारा 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को. ये क्यों आया? बिकॉज इसकी हिस्ट्री है कि 1929 लाहौर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जहां हमने पूर्ण स्वराज का सपना देखा था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. तो उस जब 1929 में हमने ये डिसीजन लिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस और बहुत सारे इंडियंस ने, तो 1930 26 जनवरी को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था तब. तो उस डेट को कॉमेमोरेट करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के रूप में बनाना सही समझा. Now we will move on to the correct wordings or the exact wordings which are given in the preamble. I will read it out for you. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of an individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So ये जो preamble of Indian Constitution है इसको जब भी मैं पढ़ता हूँ it creates a sense of nationalism inside me. सबसे पहली जो लाइन इसमें लिखी गई है वी द पीपल. सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन डजंट बिलोंग टू अ सिंगल इंडिविजुअल और अ सिंगल एंटिटी. ये किसी एक इंसान को नहीं दर्शाता बल्कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं उनको दर्शाता है. हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, और हम ये मानते हैं कि हम इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में. अब इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है वी विल डिस्कस देम इन दी नेक्स्ट स्लाइड्स. और हम सारे सिटीजन्स को ये बताना चाहते हैं कि हम उनको सिक्योर करना चाहते हैं कि सबको जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए. और ये क्या क्या क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 26 नवंबर डे ऑफ द नवंबर 1949, तो लास्ट टू लाइन्स जो हैं ये बताती हैं कि 26 नवंबर 1949 को जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स थे सब ने ये अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया और खुद को हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया. अ सिंगल इंडिविजुअल, अगेन आई एम रिपीटिंग, इज नॉट गिविंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू इटसेल्फ और हिमसेल्फ.
but the whole India, all the people of India, each and every person living in this country is giving this constitution to ourselves, so that we will have some rules and regulations. Then only we will be able to make our country a superpower in this generation. So there were some important terms in the preamble, and we will discuss them one by one. Sovereign का मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ कि अगर हम कोई भी डिसीजन लेना चाहें अपनी कंट्री से रिगार्डिंग, तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होगा, प्रेसिडेंट होंगे, वो डिसीजन ले सकते हैं. चाइना हमें आके नहीं बताएगा कि इंडिया आप ये करो या ये करो, आपको ये पॉलिसीज करनी चाहिए. ना कि यूरोप में से कोई कंट्री, इंग्लैंड, आके हमें बताएगा. वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, हमारी सॉवरेनिटी है. सेकेंड वर्ड इज सोशलिस्ट. ये वर्ड जो लिया गया है रशियन सोशलिज्म से लिया गया है, बट इसके मायने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल अलग हैं. जो रशियन सोशलिज्म था उसका ये मानना था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिज्म होना ही नहीं चाहिए, सब सोसाइटी में लोगों के पास पैसा होना चाहिए और वही एक कंट्री को गवर्न करनी चाहिए, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्राइवेटली ओन नहीं होनी चाहिए. बट इंडिया में ऐसा है, हम सोशलिज्म इस मायने में रखते हैं कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सबको एक तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ताकि वो एक तरीके से अपनी लाइवलीहुड कैरी कर सके. थर्ड वर्ड इज सेकुलर. सेकुलर का सिंपल मीनिंग है, ये एक चीज बताना चाहूंगा कि ये ऐड करा गया था 42nd अमेंडमेंट इन 1976. ये जो अमेंडमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए जाते हैं, थोड़ा ऐड ऑन किया जाता है, ताकि जो चीज़ें रह गई थी उस समय में 1950 में वो चेंज की जा सकें. सो इन 1976 दिस वर्ड वाज एडेड. सेकुलर का मीनिंग होता है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, एनी रिलीजन, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम आर इक्वली रिप्रेजेंटेड एंड मोर ओवर देयर इज नो स्टेट रिलीजन. कि ये हम इंडिया में जितने भी रिलीजन हैं सबको इक्वली मानते हैं, कोई भी एक रिलीजन नहीं है जो सबसे ऊपर है, सब समान है और हम सबकी आदर करते हैं, इज्जत करते हैं. नो रिलीजन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड. डेमोक्रेटिक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. डेमोक्रेसी क्या है, 6th क्लास से बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है. डेमोक्रेटिक का मतलब होता है द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट गवर्नमेंट्स बाय सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. हम एक वोटिंग सिस्टम के द्वारा, जिसमें हर 18 अबव को एक वोट होता है, जिससे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनना है, या लोकसभा इलेक्शंस हैं जो 545 सीट्स हैं, अभी रिसेंट इलेक्शन में 542 सीट्स पे इलेक्शंस हुए थे, जिसमें हमने अपने वोट कास्ट किए थे. एंड from that the BJP, the single majority party of that elections, formed the government and prime minister was made from that party. Similarly, if you take the example of state, in Punjab state the constituency is represented by MLA, member of legislative assembly, और हम state legislative assembly के लिए उनको चुनते हैं. and there Congress got the majority and Captain Amrinder Singh is the current chief minister of Punjab. तो सिमिलरली डेमोक्रेटिक का मतलब यही होता है. रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो रिपब्लिक गवर्नमेंट होती है उसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, दैट इज द प्रेसिडेंट. इन आवर केस इट इज ही इज इलेक्टेड और शी इज इलेक्टेड, नॉट अ हेरिडिटी मोनार्क. हेरिडिटी मोनार्क का मतलब होता है राजा महाराजा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं है. जो इंसान काबिलियत होगी चुने जाएंगे. दैट्स वाई प्रेसिडेंट विच इज द हाइएस्ट रिपब्लिक position in India, head of the state, is elected by the MPs and MLAs which are elected by us. तो MP और MLA उनको इलेक्ट करते हैं और MP और MLA को हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं. तो इनडायरेक्टली वी आर चूजिंग हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट ही हिमसेल्फ कैन चूज. Justice stands for rule of law, absence of arbitrariness and the systems of equal rights. मतलब कि पहले आर्बिटरीनेस इसमें वर्ड यूज करा गया है, इसका मतलब जो है आर्बिटरी से है. आर्बिटरी से मतलब है कि ये चीज़ नहीं कि जो अपने पहले प्री कंसीव माइंड में हमने सोच लिया, जो उस समय पे होगा हम उसमें बिल्कुल उससे चलेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है जस्टिस सोशल, सोसाइटी के अगर बेस पे होगा, इकोनॉमिक बेस पे, पैसों के बेस पे, या पॉलिटिकली आपको जस्टिस मिलेगा. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी. जो आइडिया है फ्रीडम, तो फ्रीडम का मतलब है हमें अपनी थॉट प्रोसेस, सोचने की क्षमता है, हमें आज़ादी है, हमें एक्सप्रेस करने की, अपने भाव व्यक्त करने की आज़ादी है. बिलीफ, हमें किसी चीज़ पे विश्वास करने की आज़ादी है. फेथ, भरोसा करने की आज़ादी है. वर्शिप, पूजा करने की आज़ादी है, हम किसी को भी पूजा कर सकते हैं, किसी की, हमें आज़ादी है उस सब चीज़ों की. until unless it is threatening our nationality or threatening our nation.
नाउ इक्वालिटी इज ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, समान अधिकार सबको मिलते हैं, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको समान अधिकार और जीने का सबको समान हक मिलता है। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और जितने भी लोग हैं इंडिया में, जो हमारी पूरी कंट्री है, एक ब्रदरहुड के साथ रहे। फ्रेटर्निटी का मतलब यही होता है, दिस रेफर्स टू फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद द कंट्री अमंग इट्स पीपल। मतलब हम पूरा देश है, वैसे देर आर लॉट ऑफ रिलीजन डाइवर्सिटीज, lot of diversities on the basis of ethnicity, language, color and different thoughts, but still when the national flag is there, जब हम झंडे के नीचे होते हैं हमारे और राष्ट्रगान बजता है, नेशनल एंथम बजता है, तो जो हमारे दिल के अंदर जो भावना चल रही होती है, द गूज़बम्स or the sensations that we are feeling tells us that we are the part of India, we are Indian nationalist, and that is the feeling which is quoted in this word fraternity. All the people living in this country lives like a family. So I hope that you have enjoyed this lecture, but there is a conclusion and I would like to complete this video with the saying of Dr. Bhimrao Ambedkar, who was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution, also known as the father of Indian Constitution. And he said about the preamble, what he said, I will like to like to quote him. It was indeed a way of life which recognized liberty, equality and fraternity as the principles of life, and which cannot be divorced from each other. Liberty cannot be divorced from equality. Equality cannot be divorced from liberty, nor can liberty and equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill individual narrative. Without fraternity, liberty and equality could not become a natural course of things. So what he said, I 100% agree with him कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, और बिना समान अधिकार के अगर आज़ादी दे दी जाए तो कुछ लोग जो हैं अपने आप को सुप्रीम समझेंगे और वो जो लोग बच जाएंगे उन पे अत्याचार करेंगे। अगर इक्वालिटी मिल जाए बिना फ्रीडम के तो एक छोटा सा इंडिविजुअल अपना इनिशिएट नहीं ले सकता, और बिना फ्रेटर्निटी के, बिना ब्रदरहुड के लिबर्टी और इक्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं है, ये डिसबैलेंस हो जाएगा। सो विद दैट थॉट आई वुड लाइक टू कंक्लूड और एंड माई वीडियो हेयर। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड इट। थैंक यू।